Welcome to my channel Arrow Twist। मैं अपने चैनल के द्वारा पहले भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड किया हूँ और आगे भी मैं ये जारी रखूँगा ताकि मेरे इस चैनल के थ्रू हो सकता है कि आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद मिल जाए, तो शायद मेरे मेहनत है वो कुछ सार्थक होगी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त काल, जिसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। यह हम देखने की कोशिश करेंगे कि गुप्त काल क्या सच में स्वर्ण काल था या ये एक सिर्फ कल्पना है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ इतिहासकार उसको हिंदू पुनर्जागरण का काल भी कहते हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या सच में वो हिंदू पुनर्जागरण था। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हिंदू पुनर्जागरण और स्वर्ण काल का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटिश पीरियड में जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे उनके द्वारा लाया गया। जब यूरोपियन और ब्रिटिशर्स हमारे संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, हमारी भाषा पर, इवन हमारे देवी देवताओं पर हमला कर रहे थे और ये बोलने की कोशिश कर रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में कोई संस्कृति नहीं थी, कोई सभ्यता नहीं थी, यहाँ कोई बहुत अच्छी शासन पद्धति नहीं थी, तो उसका जवाब देने के लिए गुप्त काल को एक स्वर्ण काल के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही प्रोजेक्ट किया गया, बहुत सारे आर्गुमेंट, बहुत सारे प्रमाण भी दिए गए और उसी पीरियड को हिंदू पुनर्जागरण के रूप में भी प्रोजेक्ट किया गया, दर्शाया गया। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कारण, आर्गुमेंट दिए गए इतिहासकारों के द्वारा गुप्त काल को स्वर्ण काल साबित करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मौर्यन एम्पायर के बाद जो भारत विघटित हो गया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, छोटे छोटे राजवंश शासन करते थे, गुप्त काल ही वह काल है जिसमें फिर से एक भारतवर्ष को एकजुट किया गया, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया। खास करके चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में समुद्रगुप्त दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, जिसकी चर्चा प्रयाग प्रशस्ति में हर्षेन के द्वारा की गई है। तो सबसे पहले यह महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी राजाओं का शासनकाल था जिसने भारतवर्ष को फिर से एकता के सूत्र में बांटा, एकता के सूत्र में बांधा। इस वजह से इतिहासकार इस युग को एक स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं। अगर हम दूसरी बात कहें तो अन्य भी कई क्षेत्र थे जिस क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां जरूर हासिल हुई थी। जैसे अगर हम साहित्य के क्षेत्र में देखें तो साहित्य के क्षेत्र में यही वह काल है जिसमें कालिदास, बराह महिर जैसे विद्वान हुए हैं जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और इसी काल में संस्कृत साहित्य का बहुत विकास हुआ है। इसके पहले जो रचना होती थी वह मूलतः पाली और प्राकृत में होती थी और पहली बार इस पीरियड में गुप्त काल में संस्कृत को महत्व दिया गया और अधिकांश जो रचनाएं लिखी गई और खास करके कालिदास की जो रचनाएं हैं वो क्लासिक संस्कृत की रचना है, क्लासिक संस्कृत भाषा में वो रचना की गई है और संस्कृत का बहुत ही उत्थान हुआ। कालिदास ने मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना इसी पीरियड में की। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है और मोर और लेस विश्व की जितनी भी इम्पोर्टेंट भाषाएं हैं उन भाषाओं में इनका ट्रांसलेशन भी हुआ है। तो ये संस्कृत साहित्य के विकास का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। फिर दूसरे भी राइटर्स हैं जिन्होंने अन्य क्षेत्रों में रचनाएं लिखी, जैसे खगोल शास्त्र के क्षेत्र में भी आर्यभट्ट के द्वारा रचना की गई, आर्यभट्टियम। तो एक साहित्य के दृष्टिकोण से देखें अगर हम, तो ये काल जो है निश्चित रूप से एक स्वर्ण काल नजर आता है जिसमें साहित्यिक विकास अपनी चरम सीमा पर थी। कालिदास ने कुमार संभव में शिव और पार्वती, कार्तिकेय की चर्चा की है। फिर ऋतु संहार में 6 ऋतुओं की चर्चा की गई है। तो इस तरह से विभिन्न जो पहलू थे गुप्त काल के, उन पर इन साहित्यकारों ने अपना दृष्टिकोण डाला है और हमको इससे इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है।
इसी काल में शूद्रक ने वृक्ष कटिकम की रचना की, फिर विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम की रचना की। तो ये बहुत सारी रचनाएं इस काल में हुई हैं। पंचतंत्र की रचना भी इसी काल में हुई है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पुराणों को, महाभारत को जो अंतिम रूप दिया गया वो इसी काल में उसको अंतिम रूप दिया गया है। तो यह जो काल है गुप्त काल, वह साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त की एक महत्वपूर्ण रचना है, वो भी इसी पीरियड की मानी जाती है। तो इन पहलुओं के आधार पर अगर हम देखें तो इसको हम स्वर्णकाल कह सकते हैं साहित्यिक दृष्टिकोण से। अब अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस पीरियड में हासिल की गई है। जैसे कि आर्यभट्ट ने इसी पीरियड में आर्यभट्टियम लिखा और पृथ्वी से सूर्य की क्या दूरी है उसको बताया। कुछ लोग ये भी कहते हैं, और जो सही भी लगता है, कि 0 का वैल्यू आर्यभट्ट ने दिया, पाई का वैल्यू 22/7 जो होता है, जो आज भी मान्य है, वो आर्यभट्ट ने दिया। यहाँ तक मानना है कि बिहार में जो एक जगह है खगोल, जिसको अब खगोल कहते हैं, जिसे वो खगोल जो है वो मुख्य रूप से शायद आर्यभट्ट का कोई वेधशाला थी, कोई लैबोरेटरी थी, जहाँ से वो खगोल विज्ञान के बारे में अध्ययन करता था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। उसे ही अब खगोल जो दानापुर के पास है उसको खगोल कहा जाता है। एक और बिहार में जगह है जिसको अब तरंगना कहते हैं। माना यह जाता है कि उसका पहले जो नाम था वो तारे गिना नाम था। मतलब वहाँ से आर्यभट्ट जो अंतरिक्ष में तारे हैं उनको देखने और गिनने का काम करता है, ऐसी एक मान्यता है। कहने का मतलब यह है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान इसी पीरियड में रहा है, इसलिए भी इस पीरियड को स्वर्णकाल के रूप में माना जाता है। आर्यभट्ट के अलावा ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना इसी समय की, फिर वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका की रचना इसी समय की। तो हम देख रहे हैं कि साइंस के क्षेत्र में भी बहुत विकास हो रहा है। अगर हम धातु विज्ञान के क्षेत्र में कहें तो जो मेहरौली में आयरन पिलर है वो भी गुप्त काल का ही माना जाता है, और जो इतने वर्षों से है और उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, कोई रस्टिंग नहीं हुई है। तो इट मीन्स कि कुछ इस तरह का धातु विज्ञान या और रसायन विज्ञान जरूर उस समय विकसित हुआ था जिस वजह से लोहे में अब तक कोई जंग नहीं लगा है। जबकि सामान्यतः हम मानते हैं कि कोई भी अगर लोहा का टुकड़ा हो, अगर कहीं बाहर बहुत दिनों के अगर कुछ दिन तक भी रह जाए तो उसमें रस्टिंग हो जाती है। लेकिन उसमें अभी तक रस्टिंग नहीं होना इस बात को प्रमाणित करता है कि उस काल में मेटलर्जी, धातु विज्ञान और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान जरूर कुछ न कुछ विकसित हुई थी। हालांकि अब लोगों का मानना है कि जो इसका रूट है वहाँ रस्टिंग शुरू हो गई है। फिर भी हम इतने वर्षों तक अगर वो बिना रस्टिंग के है तो हम कह सकते हैं कि उस समय का विज्ञान एक विकसित अवस्था में था। और इस नज़रिए से भी हम अगर देखें तो जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो इस पीरियड को एक स्वर्णकाल के रूप में मानते हैं। अगर हम धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो गुप्त काल ही वह काल है जिस काल में वैष्णव धर्म को फिर से बहुत ही प्रसारित किया गया और उसको राजकीय धर्म के रूप में अपनाया गया। गुप्त काल से पहले हम देखते हैं कि ज़्यादातर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रश्रय दिया गया था, और जितने भी राजा थे वो मुख्य रूप से उसी धर्म को आगे प्रश्रय देकर प्रचारित और प्रसारित करते हैं। जबकि गुप्त काल में फिर से वैष्णव धर्म को और शैव धर्म को, इन दोनों धर्मों को और इनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया गया। 60 दर्शन का जो सिद्धांत है वो इसी समय आया, जिसमें न्याय, योग, वैशेषिक, ये जो वेदांत, उत्तर मीमांसा, दक्षिण मीमांसा, ये सब जो 60 दर्शन हैं, ये सारे दर्शन जो है सो गुप्त काल में ही आते हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, या वैष्णव धर्म से अगर हम कहें, हिंदू धर्म नहीं वैष्णव धर्म से अगर हम कहें तो वैष्णव धर्म से जुड़े हुए हैं। ये सारे सिद्धांत जो हैं वो उसी समय आते हैं, और वैष्णव धर्म को फिर से पहली बार राजाओं के द्वारा इतना प्रश्रय दिया जाता है। यहाँ तक कि पहली बार यह देखा गया कि वैष्णव धर्म से जुड़े हुए जो देवता हैं उनके लिए मंदिर निर्माण का काम
गुप्त काल में होता है। खास करके विष्णु के लिए मंदिर बनाए जाते हैं और शिव के लिए भी मंदिर, और बहुत जगह पर शिवलिंग की भी स्थापना मंदिरों में इस पीरियड में होती है। इसी पीरियड में घुमरा में, नक्शना में, तिगवा में, देवगढ़ में, सिरपुर में मंदिरों का निर्माण गुप्त राजाओं के द्वारा किया जाता है। और हम यह भी देखते हैं कि सिर्फ मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि राजाओं का दृष्टिकोण उदारवादी था और बौद्ध स्तूप का भी निर्माण वो करवाते हैं। लेकिन मंदिरों का निर्माण बृहद पैमाने पर इसी पीरियड में शुरू होता है। तो वैष्णव धर्म के पुनरुत्थान की बात इस शासनकाल में की जाती है, इसलिए भी इस पीरियड को इतिहासकार स्वर्णकाल के रूप में मानते हैं। वास्तुकला के दृष्टिकोण से भी यह काल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इसी पीरियड में विष्णु की मूर्तियाँ, दशावतार मूर्तियाँ बनाई जाती है। मूर्ति निर्माण इस पीरियड में विकसित होता है। और पहले जो गांधार कला ज़्यादा महत्वपूर्ण था, गुप्त काल में पहली बार मथुरा कला को ज़्यादा प्रश्रय दिया जाता है, जिस मथुरा कला को माना जाता है कि वो एक इंडिजिनस कला है जो बिल्कुल भारतीय है और इस पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा है। जबकि गांधार कला पर माना जाता है कि उसमें विदेशी इन्फ्लुएंस है जो कनिष्क के काल में ज़्यादा विकसित हुई थी। लेकिन गुप्ता पीरियड में हम देखते हैं कि मथुरा कला विकसित होती है और मथुरा कला के स्टाइल में ही मूर्तियों का निर्माण इस पीरियड में होता है। तो इस दृष्टिकोण को भी लोग एक प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं कि गुप्त काल जो है एक स्वर्णकाल था। यहाँ तक कि अजंता की जो पेंटिंग है वो भी इसी पीरियड की मानी जाती है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में अब आती है और वो बहुत ही उत्कृष्ट किस्म की पेंटिंग है। तो इस पेंटिंग के दृष्टिकोण से भी, या बाघ की भी जो पेंटिंग है, इस दृष्टिकोण से भी ये माना गया कि कला के क्षेत्र में इस पीरियड में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, इसलिए इस पीरियड को स्वर्ण युग कहा जाना चाहिए। कुछ इतिहासकार सोने के सिक्का को भी एक स्वर्ण युग के प्रमाण के स्वरूप मानते हैं। उनका मानना है कि गुप्त काल ही वह काल है जिसमें सबसे बड़े पैमाने पर सबसे ज़्यादा संख्या में सोने के सिक्के बनाए गए, जो ये प्रदर्शित करता है, जो ये दर्शाता है कि उस पीरियड में सोना बहुत था राजकोष में, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सोने के सिक्के बनाए जाते थे। तो एक प्रॉस्पेरस किंगडम था जो गुप्त राजवंश था, इसलिए इस पीरियड को स्वर्ण युग के रूप में माना जाना चाहिए। तो ये इस तरह के बहुत सारे प्रमाण इतिहासकारों के द्वारा दिए जाते हैं और गुप्त काल को एक स्वर्ण युग के रूप में संबोधित किया जाता है, उसको एक स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। लेकिन अब अगर हम दूसरे पहलुओं पर विचार करें तो उनको देखने से ऐसा लगता है कि ये स्वर्ण युग की बात जो है वो पूरी तरह से सटीक नहीं है। नंबर 2, ये स्वर्ण युग की जो कल्पना है, ये कल्पना गुप्त काल के लिए भी की गई, शाहजहां के पीरियड के लिए भी की गई, इंग्लैंड में एलिजाबेथ के पीरियड के लिए की गई। ये कल्पना ही जो है वो आम जनता के लिए नहीं होती है। स्वर्ण युग जो होता है वो हमेशा एलिट क्लास के लिए होता है, जो रूलिंग क्लास होता है उसके लिए होता है, या एक सर्टेन क्षेत्र के लिए होता है। आम जनता के लिए स्वर्ण युग का कंसेप्ट जो मेरी समझ में आता है वो सही नहीं होता है। आम जनता के लिए कभी भी कोई युग स्वर्ण युग नहीं होता है। अब अगर हम विभिन्न पहलुओं को देखें तो हमें लगेगा कि उस तरह का स्वर्ण युग की जो बात है वो आम जनता के लिए नहीं थी। जैसे पहली बार अगर बात करें तो विष्टि सिस्टम, बेगार प्रथा इस पीरियड में बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी। दासों की चर्चा हम पहले भी पाते हैं, दास की चर्चा कौटिल्य भी करता है। लेकिन गुप्त काल में हम देखते हैं कि जो भूमि अनुदान की प्रथा शुरू हुई, जो शुरू तो हुई थी सातवाहन पीरियड से, वाकाटक पीरियड में भी थी, लेकिन गुप्त काल में ये जो भूमि अनुदान जो है वो बृहद पैमाने पर विस्तृत हो गई थी। वो बृहद पैमाने पर गांव के गांव, हजारों गांव दान में दे दिए जाते थे, और इस भूमि अनुदान के साथ साथ उस क्षेत्र में शासन करने का अधिकार भी उस जिसको भूमि दी जाती थी उसको दे दिया जाता था। और यह देखा गया कि किसानों से जो सामंत होते थे वो बेगार करवाने लगे। यहाँ तक कि यह भी देखा गया, वात्सायन ने जो लिखा है कि जो किसानों की महिलाएं थी उनको
मुखिया जो होते थे उनका बहुत सारा काम, घर का काम, उनके अनाज से संबंधित काम, जैसे रुई वगैरह बेचने का काम, विनिमय का काम, ये बहुत बहुत सारे काम उनको करने पड़ते थे, जिसके बदले में उनको कोई मेहनताना नहीं मिलता था। तो मतलब महिलाओं का भी शोषण होता था, पुरुषों से और महिलाओं से दोनों से बेगार कराने की प्रथा, जिसको विष्टि सिस्टम कहते हैं, वो इसी पीरियड में शुरू होती है और बृहद पैमाने पर शुरू होती है। तो अगर उस तबके के लिए हम कहें तो उस तबके के लिए या किसानों के लिए यह जो युग है वह स्वर्ण काल तो बिल्कुल ही नहीं था। सामंतों की बात अगर है तो हम पाते हैं कि यही वो पीरियड है, गुप्त काल का ही वो पीरियड है जिस समय से सामंतवाद की शुरुआत होती है। सामंत ताकतवर हो जाते हैं, यहाँ तक कि राजा का भी उन पर बाद के जो गुप्त का राजा है उनका भी उन पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो ये सामंतवाद के शुरुआत की पीरियड है, और सामंतवाद की जब शुरुआत होती है तो किसानों का शोषण होता ही है। तो किसानों के लिए ये पीरियड जो है वो किसी रूप से स्वर्ण काल हम नहीं मान सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था में भी एक कठोर विभाजन इस समय देखा जाता है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि रंगों को वर्णों के अनुसार बांटा गया है। किसी भी मकान में कितने कमरे होंगे वो भी इसी पीरियड में बांटा गया है। माना गया है कि ब्राह्मण का जो मकान होगा उसमें 5 कमरे होंगे, क्षत्रिय का जो होगा उसमें 4 होंगे, वैश्य का जो होगा उसमें 3 होंगे, शूद्र के 2 होंगे, और उन कमरों का आकार भी अलग अलग होगा। तो ये एक क्लियर कट हायरार्किकल डिवीजन वर्ण व्यवस्था में इसी पीरियड में डेवलप हुआ, जो कि बाद में एक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ले लिया। यह भी देखा गया कि रंग भी उन्हीं के हिसाब से निर्धारित किए गए। जैसे ब्राह्मण के लिए श्वेत रंग का प्रयोग किया गया, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए येलो पीला, और शूद्र के लिए काले रंग का प्रयोग किया गया। मतलब कि एक डिवीजन की शुरुआत इस पीरियड में जो है वो क्लियर कट होने लगी। तो ये वर्ण व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी हम देखें तो ये स्वर्ण युग जैसा नहीं लगता है। फिर चांडालों की स्थिति इस पीरियड में बहुत खराब हो गई। इसकी चर्चा फायान भी करता है। फायान कहता है कि चांडाल जब मुख्य मार्ग पर चलते थे तो एक टीम को बजाते चलते थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये चांडाल सड़क से गुजर रहा है। तो ये अछूतों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। शूद्र और अछूतों में भी एक भिन्नता हो गई थी। ये देखा गया कि अगर कोई शूद्र किसी चांडाल महिला से संतान उत्पन्न कर देता है तो उस शूद्र को भी चांडाल की श्रेणी में डाल दिया जाता है। बृहस्पति तो ये भी कहते हैं कि अगर किसी शूद्र कन्या से द्विज पुत्र उत्पन्न होता है तो उस पुत्र को संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता है। तो ये एक हम देखते हैं कि एक जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था में कठोरता का वातावरण उस समय से आ जाता है। तो इस दृष्टिकोण से हम अगर देखें तो यह काल कोई स्वर्ण काल नहीं था। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। महिलाओं से अब शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। फिर उनको एक संपत्ति के रूप में मान लिया गया था। वो पुरुष की संपत्ति होती थी जिसको पुरुष बेच भी सकता था, रहन भी रख सकता था। ये स्थिति हो गई थी। और ये भी मान लिया गया था कि महिला जो है वो आजीवन किसी न किसी के नियंत्रण में रहेगी। महिला जो है पहले पिता के नियंत्रण में रहेगी, फिर पति के नियंत्रण में रहेगी, और फिर पुत्र के नियंत्रण में रहेगी। तो एक उनका जीवन जो है वो किसी न किसी नियंत्रण में बीतेगा। तो उनकी स्थिति भी अब खराब होते जा रही थी। विधवाओं से ये उम्मीद किया गया या एक नियम बनाया गया कि वो आजीवन कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। तो ब्रह्मचर्य का पालन का जो एक सिद्धांत है वो महिलाओं पर थोप दिया गया। इसके अलावा पहली बार हम 510 ईस्वी में एरन इंस्क्रिप्शन से सती प्रथा का भी जो एक प्रचलन है उसका प्रमाण पाते हैं। एरन इंस्क्रिप्शन में सती प्रथा की चर्चा की गई है। मतलब सती प्रथा की भी शुरुआत शायद गुप्त काल में भी हुई है। तो महिलाओं की स्थिति अगर हम देखें तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब होते जा रही थी। यहाँ तक कि बाल विवाह पर भी जोर दिया जाने लगा था इसी पीरियड से। तो एक ओवरऑल हम डिग्रेडेशन देखते हैं, एक पतन की अवस्था हम देखते हैं। महिलाओं की जो स्थिति है, जो पहले महिलाओं की स्थिति थी अब स्थिति बहुत ही खराब हो गई।
तो अगर हम महिलाओं के दृष्टिकोण से कहें तो हम किसी भी रूप में इस काल को स्वर्ण काल नहीं कह सकते हैं। अब अगर हम व्यापार वगैरह की बात करें, ट्रेड की बात करें, क्वाइंस की बात करें, तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था में भी उत्तरोत्तर गिरावट आ रही थी। अब पहले जिस तरह से व्यापार होता था, अब वो व्यापार जैसे सिल्क का व्यापार ही था, तो अब वो सिल्क का व्यापार भी अब कम हो गया था। बाइजेंटाइन एम्पायर जो है वो चीनियों से सिल्क बनाने की कला सीख लिए थे, अब उनसे उनका व्यापार नहीं हो रहा था। और दूसरी बात कि जो सामंतवादी व्यवस्था विकसित हुई थी, तो सामंतवादी व्यवस्था मूलतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, वो व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है। तो जैसे जैसे सामंतवाद मजबूत होता गया, व्यापार का ह्रास होते गया। यहाँ तक कि जो क्वाइंस की बातें की गई है, फाहियान कहता है कि सिर्फ सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के और तांबे के सिक्के को बहुत कम प्रमाण मिलते हैं। तो ये जो सोने के सिक्के हैं, उससे डे टू डे ट्रांजैक्शन में जनता को बहुत सारी समस्याएं आती होगी। तो फाहियान के अनुसार जनता जो है वो डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए कौड़ियों का उपयोग करते थे। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो साम्राज्य इतना समृद्ध है, क्या उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए कोई छोटा कॉइन भी चलाया जाए। अर्थात उनको इकोनॉमी पर उनका उतना बल शायद नहीं था, और चूंकि वो सामंतवादी व्यवस्था विकसित हो गई थी, तो ये व्यवस्था जो है वो रूरल इकोनॉमी आधारित व्यवस्था है, वो अर्बन इकोनॉमी आधारित व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि शहरों का भी ह्रास इस पीरियड में होने लगता है, क्योंकि जब व्यापार का ह्रास होगा तो शहरों का भी, सिटीज़ का भी डिक्लाइन होगा। तो सिटी भी डिक्लाइन कर रहे थे। तो हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी के तरफ इस पीरियड को जाते हुए देखते हैं। जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी हो रही थी। तो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पीरियड है वो कहीं से भी स्वर्ण काल हमको नज़र नहीं आती है। अगर हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो भी हमको गुप्त काल में उस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था नज़र नहीं आती है, उस तरह की एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नज़र नहीं आती है जैसा कि हम मौर्य काल में पाते हैं। हमें एक डिसेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति इसमें नज़र आती है, नंबर वन। नंबर टू, जो बहुत सारे हायर पोस्ट से थे वो हेरिडेटरी होते जाते थे, हो गए थे, वंशानुगत हो गए थे। तो किसी भी बड़े पोस्ट का वंशानुगत होना कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी को कम करती है। इसलिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पिता किसी भी पद के योग्य है और वो इफिशियंट है तो उसका पुत्र भी उतना ही योग्य हो। एक और बात देखी गई कि एक ही व्यक्ति को 3-3 पद दे दिए गए थे। जैसे कि अगर हम हरिसेन का उदाहरण लें तो हरिसेन अकेले कुमारामात्य, संधि विग्रहिक और महादंडनायक 3 पदों को संभाल रहा था। तो कोई भी जो व्यक्ति होता है उसके काम करने की एक सीमा होती है, उस सीमा के बियॉन्ड वो काम नहीं कर सकता है। और अगर एक ही व्यक्ति 3-3 पदों को संभाल रहा है तो निश्चित है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी है वो कम होगी। तो एक इफिशियंसी का अभाव एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हम देखते हैं इस पीरियड में। इसके अलावा जो भूमि अनुदान की प्रथा थी, उस भूमि अनुदान में पहले क्या होता था, जो सातवाहन पीरियड में भूमि अनुदान होते थे तो वो बेसिकली राजस्व अनुदान था, लैंड ग्रांट, लैंड रेवेन्यू ग्रांट था, वो लैंड ग्रांट नहीं होता था। लेकिन अब क्या किया गया कि हजारों हजार गांव दान में दे दिए गए, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो भी दे दिए गए। यहाँ तक कि वहाँ का जो लगान के साथ साथ जो माइंस होता था उस माइंस को भी एक्सप्लॉइट करने का अधिकार उस सामंत को दे दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक रिसोर्स है राजा का वो कम हो गया। और हम ये देखते हैं बाद में कि राजा जो है वो इस स्थिति में नहीं था। बाद जो लेटर गुप्ता पीरियड में जो राजा है वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो अपनी एक सेंट्रलाइज स्टैंडिंग आर्मी रख सके। वो आर्मी के लिए भी सामंतों पर ही आश्रित होने लगे। तो ऐसा राजवंश जो खुद आर्मी नहीं रख पा रहा है, जो जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, वो इकोनॉमिक रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा सामंतों के हाथ में चले गए। मतलब अगर हम कहें तो प्रॉस्पेरस फ्यूडल विथ पुअर किंग वाली स्थिति हो गई थी। तो इस पीरियड को हम किस प्रकार से स्वर्ण काल कहेंगे, ये एक सोचने की बात है। तो हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी के फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में या ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में एक तरह से डिक्लाइन हो रहा है। अगर सोसाइटी में हम देखें तो महिलाओं की स्थिति खराब हो रही है,
फिर चांडालों की स्थिति खराब हो रही है। तो अगर इस सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखें तो ये काल हमको स्वर्ण काल नहीं लगता है। लेकिन अगर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम देखें कि हाँ, साहित्य का विकास हो रहा था, विज्ञान का भी विकास हो रहा था, तो उस दृष्टिकोण से, संस्कृत साहित्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, या वैष्णव धर्म का विकास हो रहा था, तो हम साहित्यिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये एक स्वर्ण काल के रूप में हमको नजर आता है। अब रही हिंदू पुनर्जागरण की बात, तो अगर हम देखा जाए तो नो डाउट वैष्णव धर्म का विकास हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैष्णव धर्म का ही विकास हुआ है। जो वर्ल्ड हेरिटेज अजंता की गुफाएं हैं उसमें मूल रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई पेंटिंग्स हैं और उसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में माना गया है। तो बौद्ध धर्म को ही प्रश्रय दिया जा रहा था, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया जा रहा था। दूसरी बात, जो हिंदू शब्द है वो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो गुप्त काल तक वो शब्द क्वाइन नहीं हुआ था, बल्कि बाद में उसको अरबों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया और ब्रिटिश पीरियड में इस वर्ड को ज़्यादा ही डिफाइन किया गया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक हिंदू पुनर्जागरण का काल था। नो डाउट वह वैष्णव धर्म के पुनर्जागरण का काल था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिशर्स का जवाब देने के लिए राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इस कॉनोटेशन को सामने लाया और उसको हिंदू पुनर्जागरण की बात कही। अगर हम इसको दूसरे तरह से कहें कि गुप्त काल जो है वो हिंदू पुनर्जागरण का काल नहीं था, बल्कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है वो गुप्त काल के पुनर्जागरण का एक काल था। उसको फिर से पुनर्जागृत, उसको फिर से व्याख्यायित किया गया तो शायद ज़्यादा उचित होगा। लेकिन ये अपने अपने हर इतिहासकार, हर स्कॉलर्स के अपने अपने विचार होते हैं और ज़रूरी ये है कि हम सही ढंग से हर चीज़ का विश्लेषण करके एक सही समझ तक पहुँचे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो गुप्त काल को कुछ क्षेत्रों में हम स्वर्ण युग के रूप में मान सकते हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो स्वर्ण युग जैसा हमको नज़र नहीं आता है, नंबर 1। नंबर 2, स्वर्ण युग जो है वो हमेशा ही एक एलिट क्लास के लिए होता है, वो हर पीरियड में होता है। अभी के पीरियड में भी जो एलिट क्लास है उनके लिए सब कुछ स्वर्ण युग है, लेकिन जो लेबर क्लास है, पीजेंट है, उनके लिए अभी भी स्वर्ण युग नहीं है। ठीक वही स्थिति हमेशा रही होगी और सामान्य जनता के लिए कभी भी कोई स्वर्ण युग नहीं होता है। तो आज के इस गुप्त काल से संबंधित स्वर्ण युग की जो चर्चा है उसमें इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। मेरे और अन्य जो वीडियो हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, आप उसे देखें, हो सकता है कि उससे भी आपको कुछ फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक।